जी अस्सलाम वालेकुम रोमन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस दफा जो है केएससी 100 ने बड़ा एक रोलर कोस्टर की राइड दी है। बहुत अरसे से मार्केट ऊपर जाती जा रही थी और जाहिर सी बात है जब मार्केट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, थोड़ा जिगजैग करके जाती हैं। और लास्ट वीक भी थोड़ा हमने बताया था कि करेक्शन आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। थोड़ा सा फराज भाई ने भी अपने टेक्निकल बेस के ऊपर भी बताया था कि आप ये इंडिकेटर को यूज करके भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये मार्केट नीचे जाएगी तो थोड़ा बहुत जा भी सकती है। और बहुत हुआ ये कि दो तीन दिन जो है मार्केट नीचे गई। बहुत ज्यादा लोगों के हमें मैसेज आना शुरू हो गए कि भाई दुनिया बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है बस ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसे बनाने के लिए आते हैं और सिर्फ गुरु जो है वही पैसे बनाते हैं, लोग तो बनाते नहीं है। और ये घबराहट जो थी वो पैनिक बहुत ज्यादा नजर आती है। हम पाकिस्तानी में बहुत आदत है कि पैनिक को हम बहुत ज्यादा फैलाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस नहीं है, टेक्निकल्स के भी बेस के ऊपर हमें नजर आ रहा है कोई इतना कोई मेजर मसला है ही नहीं कोई। तो ये मार्केट अगेन इस आज के दिन फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट रिवर्स कर गई है। आपको कल तक जो बुल्स एंड बेयर्स मिलेगा तो ये वाले वीक आज के दिन भी आई थिंक 3% जो है वो इट इज अप अगेन। सो घबराने की जरूरत नहीं है। आज का जो है पूरा हम जो सेशन करेंगे इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा फंडामेंटली भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। मेंटली प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और फराज में भी अपने एंड से थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। चले लेट्स रिव्यू द लास्ट वीक्स हमारी टॉपिक्स। तो फराज भी कैसे हैं आप, और लास्ट वीक के अंदर जो है थोड़ी सी अपडेट है। जी अल्लाह का शुक्र अमार, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रिकवर कर गई है। लास्ट वीक केसी 100 इंडेक्स से शुरू करते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया था कि बेयरिश डाइवर्जेंस बन सकती है और हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे को करेक्शंस आ जाए मार्केट में। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। तकरीबन वैसे ही हुआ और सजेस्ट भी यही किया था कि अगर आपको डर लगता है तो 25% कैश पर आ जाएं। जिनके, और मैंने ये भी कहा था कि यार जिनके पास कैश होगी वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस रिट्रेसमेंट का मार्केट के ऊपर। सो और एक और चीज़ कुछ अर्सा पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी 2-3 हफ्ते पहले, कि मैंने कहा था EMA एक्सपोनेंशियल डेली 21 को देखना, उस पर नज़र रखना। अब एग्जैक्टली जिस तरह का टेक्निकल्स के ऊपर हमारी प्रोजेक्शंस थी कि बेयरिश डाइवर्जेंस के बाद ये टूटेगी, STO 60 के करीब आए तो वहाँ पे बाय करना, थोड़ा सा और नीचे चला गया था। खैर लेकिन ओवरऑल काफ़ी हद तक हम ठीक थे कि करेक्शंस आई और उसके बाद ये EMA 21 की सपोर्ट के बाद आज बहुत अच्छी क्लोजिंग इसकी आ गई। सो ओवरऑल 100 इंडेक्स अच्छा बाउंस कर गया। मैं सजेस्ट सबको यही कर रहा था पिछले 2-3 दिन से कि यार ये करेक्शंस हैं, आप इसमें परेशान नहीं हो, कैश रखें, सेविंग्स अगर आपकी हैं तो दिस इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने फीडबैक लिया है अपने SFPL के क्लाइंट से और लोगों से भी जो फॉलो कर रहे हैं हमें, काफ़ी हद तक लोगों ने बात सुनी, बड़ी खुशी हुई है कि यार डरे नहीं है और तरीके से आके इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सो ओवरऑल अच्छा है। अभी आगे बताएंगे कि प्रोजेक्शंस 100 इंडेक्स की क्या हैं। इसके बाद हमने मंडे फ्राइडे को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था और जब प्राइस फ्राइडे को क्लोज हुई है 33.62 के बाद, उसके बाद बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है डिस्पाइट द मार्केट वॉज बेयरिश। पेल स्ट्रॉन्ग अपनी उस पे पोजीशंस पे खड़ा रहा, 41 का हाई लगा, स्टिल 38.80 की क्लोजिंग पे हुआ। इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि आगे परफॉर्म कर सकता है। SPEL ये भी हमारी TP1 और TP2 इधर इसको हिट कर गया था, स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये दोबारा भी बढ़ सकता है। सो जिनके पास पोजिशंस हाथ में रह गई हैं परेशान ना हो, ये बाउंस कर जाएगा। इसकी जो सेकंड टीपी थी, सॉरी इसकी फ्राइडे मंडे को भी कैप था ये और अच्छा परफॉर्म कर गया था। सो जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया स्टिल परेशान ना हो, ये परफॉर्म कर जाएगा। फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स
ये भी फ्राइडे और मंडे को परफॉर्म कर गया। उसके ये जो इसकी हम रेजिस्टेंस बताई हुई थी, टारगेट फर्स्ट टीपी, उसको तकरीबन जाके हिट किया। कुछ ऐसे फील क्लाइंट्स को हमने कॉल थोड़ी सी डिलीट दी, स्टिल जिनके पास है इसमें अभी पोटेंशियल है कि ये इजीली इसको ब्रेक करेगा, सो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जिन स्क्रिप्ट्स के एसएल हिट हुए इस करेक्शंस के दौरान, और अगर आपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर वो लॉसेस बुक किए हैं, वंस अगेन बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपसे वो चीज़ बिक गई है, आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपको जो और स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। सो मैं ओवरऑल सबको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। जिनके एसएल्स हिट हो गए हैं, आप आज जो कॉल्स आएंगी उनको आप फॉलो कर सकते हैं, एक नई कॉल ले सकते हैं। सो कोई परेशानी वाली फिलहाल ऐसा बात नहीं है। बीटीसी का मैं कह रहा था बेयरिश डाइवर्जेंस है, और हमारे जो टारगेट थे वो 108 के थे, और एग्जैक्टली बिटकॉइन जो था 108 को जाके उसने टेस्ट किया। जो हमारे टारगेट्स थे एग्जैक्टली 108,500 के करीब के, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ काफ़ी नीचे आ गया है। अब ये डाइवर्जेंस को सिंक होना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर एक नई लेग बनाएगा। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। सो जर्नली ये ओवरऑल व्यू था, आउटलुक जो हमने लास्ट वीक को डिस्कस किया था। जो चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर रहा अभी, आप उनके स्टॉप लॉस वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस वीक्स मैक्रो इकोनॉमी। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात भी करना चाहूंगा कि जो लास्ट आप लोगों ने मार्केट का नीचे जो आई है दिसंबर के अंदर, तो एक बहुत ज्यादा सिचुएशन ये होती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब साल का एंड हो रहा होता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह रिडेम्पशन कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, तो साल के एंड में कोशिश करते हैं, कोई वेकेशंस भी होती है बाहर के मुल्कों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी। जाहिर सी बात है, कोई फैमिली मेंबर्स अगर बाहर से कोई यहाँ पे आ रहा है तो पैसे खर्च भी करने होते हैं या यूज करने होते हैं, तो थोड़ा बहुत रिडेम्पशन लोग करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है ज्यादातर देखा गया है कि वो साल के एंड में जो है ना वो रिडेम्पशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैंने दिसंबर 2023 का भी यहाँ पे आपको शो किया है कि म्यूचुअल फंड्स का, एंड दिस इज लीपी डाटा। तो ये जिन लोगों को पता है कि एनसीसीपीएल डाटा रिलीज करता है हर डेली बेस के ऊपर, तो उससे भी आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बैक इन द डेज आप उस मंथ में जाएं, 15 दिसंबर से मैंने लास्ट 2 वीक्स का यहाँ पे डाटा निकाला है, तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे भी रिडेम्पशन है आखिरी 2 वीक्स के अंदर। फिर आपके जो है दिसंबर, और ये नहीं होता कि लास्ट जो आखिरी कुछ दिन होते हैं उसमें मार्केट दोबारा वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि ये जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं इसमें थोड़ा बहुत रिडेम्पशन आती है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी प्राइस नीचे जाती है। दिसंबर 2022 में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर 2017 में ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। दिसंबर 2018 में भी आप यहाँ पे देखें तो ये भी यहाँ पे रिडेम्पशन है थोड़ी बहुत। दिसंबर 2019 में थोड़ा सा इक्वल है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अगर यहाँ पे कर रहा होता है तो उसमें आपको मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आएगी। इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें आपको ये होना चाहिए कि आप प्रिपेयर हो जाएं कि आगे जो है अच्छी कंपनीज हैं या अच्छे सेटअप्स आपको मिलते हैं, उसके लिए वर्किंग करें, स्टडी करें ज्यादा मजीद, बजाय इसके कि आप पैनिक हो जाएं कि भाई दुनिया बर्बाद होने लगी है या क्या सिचुएशन हो रही है। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे अपने मॉडल की कुछ पिक्स भी यहाँ पे मेंशन की थी, और मैं उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि इसका थोड़ा सा आप मजीद बताएंगे क्या रिजल्ट्स वगैरह रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जून 2024 के अंदर मेरे पास जो कुछ कंपनीज की पिक्स आई थी, यहाँ पे एफएफबीएल था, इसमें लॉटे केमिकल था, फौजी सीमेंट था, और एटलस होंडा वगैरह आपके पास आ रही है। और इसके साथ साथ मैंने एक और आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था। सो दिस इज वन डॉक्यूमेंट, और एक मेरे पास जो टोटल 500 कंपनीज की आती है, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे हो थट्टा सीमेंट जो है वो टॉप 100 में नहीं आती, ये भी मेरे पास पोर्टफोलियो में थी। सास्कर आ रही है मेरे पास, पीआईबीटीएल आ रही है। अच्छा, अब दिखाने का मकसद ये है कि ये 6 महीने के अंदर जो जून 2024 से मैंने इसको कंपेयर किया कि KSE 100 के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे ये चीज सोचने वाली है कि आप जब अच्छी कंपनीज को पिक करते हैं तो आपके रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। देखें, यहाँ पे KSE 100 ने तकरीबन 3 महीने के अंदर, जुलाई से मैंने लिया, 1 जुलाई से, क्योंकि जून का पीरियड था, जून के पीरियड के बाद से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और दिसंबर तक के मैंने इसके रिजल्ट लिए हैं। KSE 100 ने 3 महीने के अंदर तकरीबन 3.78 किया था परफॉर्मेंस, और अभी जो है 37%। ये आज के दिन में 2-3 घंटे पहले जो हमारी प्राइस थी तकरीबन 107 के पास थी उस टाइम पे, वो मैंने लिया। तो तकरीबन 37% की परफॉर्मेंस है KSE 100 की। अभी जो मैंने आपको स्टॉक्स दिखाए ये टॉप पिक्स है। अगेन इसमें 2 चीजें और भी एड इन होने वाली हैं। एक बिजनेस एनालिसिस होने वाला है कि बिजनेस एनालिसिस होता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर आप क्या देख रहे हो, उसमें रॉ मटेरियल्स भी आपको स्टडी करने पड़ते हैं, आपको मैनेजमेंट की डिसीजंस देखनी पड़ती हैं, सारी चीजें कंसिडर करके करते हो। और दूसरी चीज इसमें डिविडेंड भी शामिल नहीं है।
तो डिविडेंड भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो गेम कहां से जा सकती है। तो यहाँ पे देखें 3 महीनों के अंदर जहां पे KSE 100 तकरीबन 3% परफॉर्म कर रहा था, 4% कर रहा था, ये पोर्टफोलियो ओवरऑल 17% परफॉर्म कर रहा है। और जो KSE 100 ने तकरीबन 37% परफॉर्म किया तकरीबन 6 महीने के अंदर, तो इस पोर्टफोलियो ने 80% परफॉर्म किया। अब जाहिर सी बात है इसमें सारे स्टॉक जो है वो KSE 100 को बीट नहीं कर रहे होते, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके आगे आउटलुक अच्छा था, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। जिसमें आप थट्टा सीमेंट में देख लें, ट्रिपल डिजिट्स में इसका प्रॉफिट है, फैक्टो सीमेंट का है, FFC है, FFBL है। मेजॉरिटी इसमें से अगर आप देखोगे भी, जो हमने बुल्स एंड बियर्स के अंदर भी कॉल दी थी, उसमें क्रिसन स्टील के ऊपर भी हमने कॉल दी, हमने JSCL पे कॉल दी, पार्क इलेक्ट्रॉन पे कॉल दी हुई है, JTYR पे कॉल दी हुई है, FCCL पे हमने कॉल दी थी, लॉटे केमिकल पे कॉल दी है। तो ये सारी अच्छी कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हैं, और मैं साथ साथ फराज के साथ मेंशन भी कर रहा होता हूँ कि टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसमें फंडामेंटली जो अगर आप पावर देखोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी नजर आएंगी। ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती रहती है। तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेट इस चीज पे करें कि आपने अच्छी से अच्छी कंपनीज को पिक करना है। अच्छा, इसमें एक और भी मैं काम करता हूं। आप लोग कहेंगे कि भाई मुझे ये तो आपने रिसेंटली डाटा दिखा दिया, लेकिन अगर मैं आपको इसको ओवरऑल इसके रिजल्ट्स में दिखाऊं, और पिछले अगर ये 2014 से डाटा मेरे पास अवेलेबल था, मैं वहां से दिखाता हूँ। 2014 के अंदर आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ लोगों को या हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम थोड़ा सा बताते हैं कि कंपनीज को पिक किस तरीके से करना है। वही क्राइटेरिया यूज करते हुए, वही फाइनेंशियल्स को यूज करते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्च 2014 से अब तक, तो तकरीबन आपके जून 2024 है ये, जून 2024 तक तकरीबन आपकी मार्केट 78 थी। तो आप अंदाजा लगाओ कि मार्केट ने तकरीबन 3 टाइम्स या 3.5 गुना परफॉर्म किया, लेकिन इस पोर्टफोलियो ने तकरीबन 31 टाइम्स परफॉर्म किया। तो ये चीज जहन में रखें कि अच्छी कंपनीज पिक करने का एक तरीकेकार होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर वो आप सही तरीके से पिक कर ले तो आप बहुत फिनोमिनल गेन्स बना सकते हैं। और मैं ये हमेशा से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहां पे आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। इतनी आसान है ये मार्केट को प्रेडिक्ट करना कि इससे अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर दें, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मैक्रो इकोनॉमी, और थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। लास्ट वीक के मैं डेवलपमेंट्स को नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा लेते हैं। इस वीक के अंदर हमारी जो रेट कट हुआ है मंडे के दिन, जो अगेन 200 बेस पॉइंट कट हुआ है, और अब तकरीबन 5th कंसेक्यूटिव रेट कट होने के बाद अब मार्केट जो है तकरीबन 13% पे आ चुकी हुई है। सो अगेन बहुत ही अच्छा हमारे लिए सिचुएशन है। आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आते जा रहे हैं, इकोनॉमी के लिए बेहतर है, बिजनेस साइकिल के लिए बहुत ये चीज बेहतर है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेसिकली हमारा 4th कंसेक्यूटिव करंट अकाउंट जो है वो अगेन सरप्लस में है हमारा, और बहुत अरसे से हमारा ये मसला चलता रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कंट्रोल ही नहीं होता था। लेकिन अब देख लें कि हमारी सिचुएशन कितनी जबरदस्त है, और वी आर नाउ $724 मिलियन का हमारा ऑलमोस्ट जो है इस मंथ का सरप्लस आया। और ये भी फाइनेंस मिनिस्टर का बल्कि ये कहना है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा, अगर हमारा करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में भी जाता है, तो दिस विल बी अराउंड 0 to 1%, विच इज अगेन वेरी फिनोमिनल। एक बहुत बड़ा मसला हमारा जो ट्विन डेफिसिट्स का था वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जो है स्टेट बैंक हमारे रिजर्व्स को एस्टिमेट कर रहा है कि तकरीबन जनवरी 2025 तक तकरीबन ये $13 बिलियन तक चले जाएंगे। अभी रफली मेरे ख्याल से 11 to 12 बिलियन आपका चल रहा है। अगेन जनवरी 2025 तक दिस कैन इंक्रीज। टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 11% हमारी ऊपर जा चुकी हुई है। पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन 6% अगेन ऊपर है हमारी, इस दफा जनरेशन भी अच्छी हुई है। सो यहाँ पे भी देखें हमारा एक टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये दिस इज अ गुड साइन के 11% अब इसने थोड़ा सा मजीद इजाफा दिखाया। सीमेंट डिस्पैचेज जो इस मंथ का डाटा आया उसमें हमें नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर जो है इसमें थोड़ा सा इजाफा नजर आया, 6% पिछले साल की निस्बत इसमें थोड़ा सा इंक्रीज है। हमने ये भी बात की थी आगे जाते हुए हाउसिंग मार्केट में है, कम से कम आपको डेवलपमेंट थोड़ी सी नजर आने शुरू हो जाएंगी। जैसे बिजनेस एक्टिविटी होती है तो फिर लोग घर बनाने की तरफ आते हैं। अभी खैर रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन तो है, लेकिन अगेन हाउसिंग मार्केट जैसे बेहतर होगी तो उसी से सीमेंट की जो सेल्स है वो ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट टू सेटल एग्रीमेंट्स विद 8 IPPs। ये रिसेंटली गवर्नमेंट जो है, जो बाकी हमने IPPs का पिछले अरसे में देखा था, हपको के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, तो मजीद मैंने ये बात की थी कि गवर्नमेंट बाकी IPPs के साथ भी जो है सेटलमेंट करने जा रहा है, जिसमें से बकाया की जो 8 IPPs थी उनके साथ भी इसने इसके ऊपर काम करना है। तो ये दिस इज वन मोर थिंग। चले नेक्स्ट जो है हम
स्टील सेक्टर के ऊपर जाते हैं। अच्छा, पहले स्टील सेक्टर से जाने से पहले फराज, आपके एंड पे अगर कोई KSE 100 के ऊपर आपने अपडेट देनी है तो you can। अच्छा, एक तो अभी अमान ने बताया कि आपकी म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट ईयर 2022 में अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स पे दिखाऊं, तो तकरीबन 9% की इनकी सेलिंग थी। और इसका जो डेटा था वो अमान ने भी दिखाया, आपको मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये म्यूचुअल फंड्स की उस पूरे हफ्ते में सेलिंग थी। सेम इज़ द केस विद 2021, उधर भी ऐसे ही था। पिछले 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ पे 100 इंडेक्स रोल ओवर वीक जब शुरू होने वाला होता है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जब खत्म हो रहे होते हैं, उससे एक हफ्ता पहले म्यूचुअल फंड की सारी सेटलमेंट लग जाती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्यों आखिरी हफ्तों में बेच रहे होते हैं, तो बेस पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो रही होती है, रीबैलेंसिंग हो रही होती है, किसी सेक्टर से निकल के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, सो रिडम्पशंस आई हुई होती हैं काफ़ी। इस वजह से म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है। ये जो इवेंट हुआ पिछले 3 दिन के अंदर, जिसमें आपकी मार्केट तकरीबन 9 से 10% टूटी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है और ये ज़रूरी थी रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट को नए हाइज लगाने हैं, ये करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हुई। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा मैं, दिसंबर हाई जो भी होता है इंडेक्स का, कभी भी अपने हाइस पे नहीं क्लोज होता है। दिसंबर का जो हाई लगता है उससे थोड़ा सा नीचे आके मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होती है। अगर आप मंथली कैंडल्स पे देखें, हमेशा से इसी तरह का चार्ट्स पे कैरेक्टरिस्टिक मंथली बेसिस के ऊपर नज़र आता है। 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें इसके ऊपर डिटेल से हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे कि 100 इंडेक्स की प्रोजेक्शंस क्या हैं और गोल्ड की क्या प्रोजेक्शंस हैं, बिटकॉइन की क्या प्रोजेक्शंस हैं 2025 पे। अभी मैं आपको चूंकि इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ था, बस मैं इंडिकेट हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, उसके ऊपर आप लोग जाके अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। जब आपकी मार्केट 2017 के हाइस पे थी, डॉलर बेस जो मार्केट की वैल्यू बनती थी वो तकरीबन आपकी आ रही थी $85 बिलियन या 96 कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे 80 कहा जाता है। एग्जैक्ट स्टार्ट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने के करीब बन रही थी। राइट नाउ जो मार्केट कैप है वो तकरीबन $49 बिलियन के करीब है। स्टिल इसका क्या मतलब है कि मार्केट में 60% का पोटेंशियल है। 100 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ बनती है, उस हिसाब से जो प्रोजेक्शंस आएंगी वो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, 2011 में जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए थे 13.75% से, जो पूरी इसकी साइकिल चली थी 2017 तक 5.75 या 5.5 पर इंटरेस्ट रेट आए थे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। सो इंडेक्स जो था वो 12,000 से परफॉर्म करके 52 54 तक चला गया था। ये जो गेन्स थे 390% के थे। अभी क्या हुआ है कि यहाँ जब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हुए हैं और आपकी मार्केट बढ़ना शुरू हुई है, ये अभी 64 था आई थिंक जब पहली दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो उसके बाद से अभी तक आपकी 2 गुना भी मार्केट नहीं बनी, अभी तक नहीं बढ़ सकी उस तरीके से, ठीक है। सो अभी भी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर एक और बात करें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो थी 2017-2018 की 100 इंडेक्स की, वो तकरीबन 12.8 थी। राइट नाउ जो 100 इंडेक्स की आपकी PE की जो वो चल रही है अभी, जब 1,17,000 पे गया था तो 8.1 हो गई थी। स्टिल 8.1 और 12.8 में बहुत डिफरेंस है। यहाँ से स्टिल PE बेस 50% की पोटेंशियल यहाँ से नज़र आती है। अगर 10 इयर्स की PE की बात करें, ऑन एवरेज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 9.1 के करीब चल रही है, सही है। तो अभी तक 9.1 को भी इंडेक्स ने नहीं कैच किया। इसका क्या मतलब है कि स्टिल मार्केट में पोटेंशियल है। श्रीलंका की राइट नाउ जो PE चल रही है, जो डिफ़ॉल्ट कंट्री है, वो 9 के करीब है। बांग्लादेश 13 के करीब चल रही है। इंडिया 25 चल रही है। US 33 चल रही है। टर्की 11 चल रही है। सो देखा जाए रीजनली हम लोग अभी भी पीछे हैं। स्टिल यहाँ से जो प्रोजेक्शंस आती है 100 इंडेक्स की, वो काफ़ी ऊपर की हैं। सो ये जो रिट्रेसमेंट्स और करेक्शंस आती हैं, ये चीज़ें जहन में रखा करें कि हमेशा हायर हाई के बाद एक हायर लो लगता है। सो ये जितने टॉपिक्स अभी मैंने आप लोगों से वो किए हैं, इस चार्ट्स की शक्ल में और प्रोजेक्शन की शक्ल में, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ जब नेक्स्ट वीक लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग कमेंट्स करके लाइव हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, मैं बात फराज यहाँ पे एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप एक काम करें, जो ग्राफ है उसमें इस टर्की की मार्केट को दिखाइएगा, BIST 100 को दिखाइएगा। और मैं यहाँ पे वो थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये एक मार्केट, हमने जो मेरे बैच 1 के स्टूडेंट, बैच 2 के स्टूडेंट थे, उस टाइम पे मार्केट बड़ी
वहां पे चेंजेस, इसको मंथ चार्ट पे लेके जाएगा। अच्छा, उस टाइम पे हम बहुत डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी पॉलिसीज आ रही हैं टर्की के अंदर, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज आ रही हैं, जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन तो उनकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे किया था बजाय इसके कि बढ़ाया था। तो उसके उस टाइम से अब तक जो मार्केट है तकरीबन, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी 7.5%। जबरदस्त 7.5 गुना में तकरीबन ये परफॉर्म की है उस साल से। एक 2-3 सालों की पुरानी बात कर रहा हूं। और इस टाइम भी फराज मजेदार बात यह है कि इनकी जो प्राइस अर्निंग है वो 9.5 है। 9.5 प्राइस अर्निंग चल रही है। और अगर हम KSE 100 की भी बात करें, तो अभी तो हम बात करें कि रीजनल हमारे पीयर्स के मुताबिक भी हमारी बहुत कम रेटिंग है। अभी जो आपने 8 के करीब प्राइस अर्निंग बताई है, मेरे ख्याल से इससे भी कम है वैसे, क्योंकि हर ब्रोकर के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं प्राइस अर्निंग निकालने के। मेरे हिसाब से अगर मैं प्रोजेक्शन वाइज भी कहूं तो 135-140 के पास जाके आपकी एवरेज प्राइस अर्निंग्स तकरीबन बनती है इस टाइम पे। क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैंने जब बात की थी, तकरीबन मैंने 120 का एक फिगर दिया था कि ये रेट होगा आपका प्राइस अर्निंग वाइज। लेकिन चूंकि अब 6 महीने के अंदर अर्निंग्स भी ग्रो करी हैं, ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि जब अर्निंग्स ग्रो करेंगी तो आपका प्राइस अर्निंग फिर एडजस्ट करता है। तो अभी भी देयर इज अ गुड पोटेंशियल। मैं नंबर वाइज ये नहीं कह रहा कि आप इसको टारगेट वगैरह कर लें, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। तो आप ये ना घबराएं। देखें, अब टर्की की मार्केट 7.5 गुना बढ़ गई है। अब मैं टर्की के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन अब अंदाजा बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जब परफॉर्म करने की तरफ आती है, जो पॉलिसीज की तरफ आती है, तो बड़ी जबरदस्त उसमें परफॉर्मेंस रह जाती है। और कंपनीज यहाँ पे, हमारी पाकिस्तानी कंपनीज प्रॉफिट भी बनाना शुरू हुई हैं। तो ये भी चीज ज़हन में रखें, जब प्रॉफिट्स बनेंगे तो आगे मार्केट्स और भी मजीद परफॉर्म करें। बिल्कुल सही है बात। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली, अब ये जितनी हमने अभी डिस्कशन की है, इसके ऊपर डिटेल से हम आप लोगों के साथ बाद में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट टेस्ट करके गई है, स्टिल आपके हायर हाइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं। ये हायर हाई से हायर लो था, और इतनी बड़ी आपकी ये भी छोटी रिट्रेसमेंट है। इससे बड़ी भी रिट्रेसमेंट्स आगे आएंगी, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी जो आप लोगों ने लेसन लिया है, पहली दफ़ा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपके हाथ में कैश ज़रूर होनी चाहिए। 25-30%, 35% जो भी है, आप एटलीस्ट कैश पे रहा करें, ताकि जब ये रिट्रेसमेंट्स आएँ आपको उसी दिन ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे आज मैंने कल या परसों ही मारी पेट्रोलियम बता दिया था कि ये बढ़ने वाला है, अब आप लोग इसकी तैयारी पकड़ें और उसको बाय करें। आज जिन लोगों ने बाय किया है, उन्हीं रेट से वो 100 रुपये ऊपर चला गया है। सही है, जहाँ पे इतना पैनिक था कि ये मारी पेट्रोलियम 100 रुपये का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, कोई 400 रेट कोट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी किस तरीके की वैल्यूएशन थी, या पकौड़ों की दुकान है या हमारी पेट्रोलियम है। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब बढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब घट रहा है तो पता नहीं, बगैर उसके कोई लॉजिक के, और उसको 200 300 5, एक भाई तो लिख रहे थे कि 5 लोअर लॉक्स लगेंगे, मार्क माई वर्ड्स। सो लाइक भाई ने उनको बैन कर दिया। सो ये इस तरीके की बातें, इतनी पैनिक नहीं करनी चाहिए। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लगी होती हैं, उनके मेहनत की कमाई के पैसे लगे होते हैं। सही है, तो इतनी आप लोग आके इस तरीके से मुंह फाड़ के बातें कर देते हैं। सो एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, आप ही का मुल्क है, आप ही की कंपनीज हैं, थोड़ी सी एहतियात करें। अच्छा, बुलिश इंडिकेशन में ये सब कुछ सही चल रहा है। दिसंबर बुलिश है, ऑल गुड। आपकी बेयरिश इंडिकेशंस में एक 3 ब्लैक क्रोज आ गई हैं। मेरे ख्याल में ये नॉर्मल है, इतने इसके ऊपर परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वी गॉट बुलिश एनगल्फर हियर। सो मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से एक नई रैली इंशाल्लाह अगले साल शुरू हो जाएगी। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, 105,600 इज फर्स्ट सपोर्ट, 99,713 इज द सेकंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस और अब डिफाइन हो गई है 1,17,000। और देखें, अगर इस दफ़ा 100 इंडेक्स अपना कैरेक्टर चेंज करता है, हाईस के ऊपर जाके क्लोज कर दे दिसंबर को, तो क्या ही बात होगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमने लास्ट वीक रखा था अपना डेली की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे रखा था, और वो हिट नहीं हुआ, और वहीं से बाउंस करके ये ऊपर चला गया। सो स्टिल अगर किसी को ये स्टॉप लॉस फॉलो करना है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्पेशली, उनके लिए काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। 100 इंडेक्स के ऊपर अगर ये ब्रेक होते हैं लेवल्स, तो फिर थोड़ी सी और एहतियात कर लीजिएगा। ओवरऑल 100 इंडेक्स अभी तक बुलिश है हमारा। आप अपनी आगे करें प्रेजेंटेशन, जो आज आप अपने सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर द एनालिसिस। अच्छा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स स्टील सेक्टर। और इस दफ़ा के सेक्टर को मैंने ओवरऑल काफ़ी अभी रिसेंटली इसने काफ़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा लोगों को कम पता है। तो इस पे आई थॉट कि इस दफ़ा हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें जो देखने वाली चीज़ें होती है, 3-4 डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें एक नंबर 1 लॉन्ग स्टील आता है और एक फ्लैट स्टील आता है। उसकी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप
यहाँ पे देख रहे हो कि फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स होती हैं, रीइंफोर्समेंट बार्स होते हैं, रेबार भी कहते हैं इसको, फॉर कंस्ट्रक्शन ये यूज होती हैं। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस होते हैं, बीम्स, चैनल्स, एंगल्स, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है उनको एक आइडिया है कि ये क्या क्या बेसिकली चीजें होती है। फिर इसमें सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें बिलेट्स आती हैं, गोट्स आता है, स्लैब्स वगैरह होती हैं। ये भी आपकी स्टील से प्रोडक्ट बनती हैं। फिर स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें वायर रॉड्स बनती हैं, आपकी शीट्स बनती हैं, कॉइल्स बनते हैं, ये सारा गैल्वेनाइज स्टील वगैरह बनता है, ये भी सारी आपकी स्टील कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब ये दो किस्म की होती हैं, इसमें दो कैटेगरीज में हम इसको करते हैं, लॉन्ग स्टील एंड फ्लैट स्टील। लॉन्ग स्टील बेसिकली आप समझो कि हमारे यहाँ पे सरिया जिसको कहते हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं, और तकरीबन मैं आपको बता दूं कि हमारे रफली जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन होती है तकरीबन 7 to 8 मिलियन टन हमारा यहाँ पे स्टील बनाया जाता है। बहुत ही कम है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एज कम्पेयर टू चाइना बहुत कम है। आगे जाकर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितना होता है। तो हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि स्टील की इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत छोटी है। अच्छा, दूसरी जो फ्लैट की जो स्टील है, फ्लैट स्टील हमारा ज्यादातर यूज होता है गाड़ियों के अंदर, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर होता है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आपका जो यूज किया जाता है वो फ्लैट स्टील है। अब फ्लैट स्टील पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के राउंड अबाउट है, आउट ऑफ 8 मिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट स्टील की जो इंडस्ट्री है हमारी काफी छोटी है। अच्छा, इसका जो वैल्यू चेन है वो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैल्यू चेन में बेसिकली ज्यादातर क्या होता है, ये वैसे फॉर डिटेल पर्पसेस मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन इसका सिनेरियो ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर क्या होता है, स्टील स्क्रैप जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, बाहर के मुल्कों से उगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके उसको पिघलाया जाता है पहले उसको पिघलाया जाता है, फिर उसकी स्टील मेकिंग के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स को मोल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस उसकी कास्टिंग होती है। कास्टिंग के बाद जो होता है बेसिकली आपका जो रोलिंग होता है, यहाँ पे रोलिंग करके उसकी शीट्स वगैरह बनाना, या फिर उसके जो सरिये वगैरह जो होती है वो चीज फिर आपकी रोलिंग में जाती है। अच्छा, यहाँ पे रोलिंग पे मैं यहाँ पे बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो रोलिंग की कंपनीज हैं, ठीक है। और इंटरनेशनली जितनी भी बड़ी बड़ी स्टील की इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही होती है, उनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि वो जो आयरन और जो बेसिक इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो वहां से लेके एंड प्रोडक्ट तक जो उनकी सारी चीजें अपनी ही होती है। तो उनके पास जो होता है वो मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अपनी ही रिसोर्सेज से आयरन इकट्ठा किया या स्टील स्क्रैप इकट्ठा किया, उसी को पिघलाया, उसी को पिघला के आगे जो है उसकी फिनिश प्रोडक्ट बनाई, फिनिश प्रोडक्ट के बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाई, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बाद अपने कस्टमर्स को पहुंचाया। तो ये जब पूरा सोर्स बना होता है, ये इसकी वजह से वहां पे जो स्टील की इंडस्ट्री है वो बेहतरीन परफॉर्म करती है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग वाली जो कंपनीज है, एक तो नंबर 1 उनके पास मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, और जब मार्जिन कम होते हैं तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा होता है। तो ये चीज जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रॉब्लम है। सो ये आपको मैंने तीनों प्रोसेस बता दिए, एक अपस्ट्रीम है, मिड स्ट्रीम है, और जो डाउनस्ट्रीम है उसके अंदर आपकी जो सारी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं वो सारी यहाँ पे, जिसमें गैल्वेनाइज भी होता है, पावर कोटिंग होती है, ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स आपकी स्टील इंडस्ट्री के अंदर आती है। मैं फॉर डिटेल पर्पस इसमें नहीं जा रहा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, की मार्केट सेगमेंट्स में अगेन जो मैंने लॉन्ग स्टील के अंदर आपको फ्लैट स्टील, ये दोनों चीजें मैंने बताई। इसमें जो कंपनी ज्यादातर जो फेमस हैं जो लॉन्ग स्टील के अंदर आती हैं, एक आपकी अमरेली स्टील है, वो आती है, मुगल एंड आयरन जो मुगल कंपनी है ये बहुत ज्यादा आती है। मुगल के पास कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वो उसके पास मोनोपोली भी है कि ये प्रोडक्ट्स वो है वो नई भी लेके आ रही है और उसके अंदर वो स्टील की चीजें नहीं बनाती है। अच्छा, फ्लैट्स के स्टील के अंदर जो हमने बात की कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, गैल्वेनाइज्ड शीट्स वगैरह जो यूज होती हैं, उसमें आयशा स्टील काफी ज्यादा एक फेमस नाम है, और दूसरा इंटरनेशनल स्टील जो है ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करती है। सो इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड जो INIL है ये एक होल्डिंग कंपनी है, और ISL जो है वो बेसिकली जो स्टील का सारा काम कर रही होती है वो बैक एंड पे है। तो INIL की जो परफॉर्मेंस आपको नजर भी आती है वो ज्यादातर ये होती है कि ISL जिस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है या जैसे उसकी हालात चल रहे होते हैं उसी की बेस के ऊपर उसके आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी INIL में। अच्छा, पाइप्स एंड ट्यूब्स में चले जाएं तो यहाँ में सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स, स्टील ट्यूब्स जो है ये बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। इसमें क्रीसेंट स्टील जो है वो अगेन आता है, और इंडस्ट्री INIL भी इसमें शामिल है। तो क्रीसेंट स्टील में अगर आपने रिसेंटली देखा है, हमने इसको कवर भी किया था कि K4 प्रोजेक्ट क्रीसेंट स्टील को मिला है, तो उसमें भी उन्होंने पाइप्स ही बना के आगे कंपनीज को देने हैं। तो अगेन आप देख सकते हो कि हर कंपनी का डिफरेंट कोई ना कोई प्रोडक्ट है। अच्छा, गैल्वेनाइज्ड एंड कोटेड स्टील के अंदर आपकी जो कुछ कंपनीज आती हैं उसमें अगेन ISL है, इंटरनेशनल स्टील है, और आयशा स्टील जो है ये भी आपकी इसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्टील और फ्लैट स्टील को मैंने डिफरेंस क्यों किया है
कि लॉन्ग स्टील के अंदर थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन आपको ज्यादा नजर आता है। तो ओवरऑल जो कंपनीज आपको नजर आती हैं जिसमें लॉन्ग स्टील के अंदर आप फोकस करना चाह रहे हो या ये देख रहे हो कि इनकी स्टील की प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी सी बेहतर होगी, तो लॉन्ग स्टील के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े से बेहतर है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यहाँ पे देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ओवरऑल फिजिकल ईयर 2023 में 70% के पास रहा है। वैसे 2022 में कुछ ज्यादा महंगा था तो तकरीबन 80% था। इस साल अगेन थोड़ा सा मार्जिन वगैरह बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। तो इस साल का डाटा तो खैर मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 9 ईयर्स का 14% या 5.4% यहाँ पे नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी भी कुछ कंपनीज के थोड़े से लॉसेस में गए क्योंकि मार्जिन थोड़े से जाहिर सी बात है थोड़े से स्क्वीज हुए थे इस साल के अंदर। अच्छा, दूसरा जो है फ्लैट स्टील के अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस साल के अंदर अगर आप देखो तो फ्लैट स्टील के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज नजर आया, लेकिन ओवरऑल आप इसमें देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये काफी ज्यादा इसके ऊपर मार्जिन इसका ज्यादा है। तो जब मार्जिन आपको ज्यादा नजर आएगा तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक मसला नजर आएगा आपको इन मार्जिन। तो ये थोड़ा सा मार्जिन से इसमें देख के चलना पड़ता है। पाइप्स एंड ट्यूब्स के अंदर थोड़ा सा मार्जिन निस्बतन इस साल ज्यादा था, तो आपने देखा कि क्रीसन स्टील वगैरह जो है ये इस वजह से भी थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल स्टील सेगमेंट में कहने का मकसद ये है कि ये कंपनी जो है जितनी बहुत ज्यादा रिलाई कर रही होती है अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर। अच्छा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिपेंडेंसीज वगैरह इसमें कैसी हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लोबल इस टाइम जो प्रोडक्शन होती है स्टील के अंदर वो 2 बिलियन टन की होती है ओवरऑल दुनिया के अंदर, और इसमें से सिर्फ 53% जो है वो चाइना बनाता है। और पाकिस्तान जो है एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन करता है वो चाइना तकरीबन 1 घंटे के अंदर अपनी प्रोडक्शन कर लेता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी मार्केट जो है वो कितनी छोटी मार्केट है। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे 6 मिलियन लिखा है, जो मैंने आपको 8 मिलियन के पास राउंड अबाउट बता दिया है। दूसरी चीज एक कि ये बहुत हाईली सिक्लिकल है इन नेचर। ये आपने देखा होगा जिस तरीके से सीमेंट जो है परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से स्टील की भी परफॉर्मेंस होती है। आपके हालात बेहतर होंगे, थोड़ी सी ग्रोथ नजर आएगी तो लोग घर बनाने की तरफ आएंगे, बिल्डिंग्स बनाने की तरफ आएंगे, प्लाजा बनाने की तरफ आएंगे, तो आपके स्टील वगैरह यूज होगा। इसकी तरह से सी पैक अगर आपका आ रहा है तो सी पैक से काफी ज्यादा बूस्ट इनको मिल सकता है। पहले जो था वो काफी आपने देखा था काफी ज्यादा स्टील परफॉर्म करना शुरू हो गया था नून लीग के दौर के अंदर तकरीबन 2013 से 2018 के दरमियान, क्योंकि सी पैक का प्रोजेक्ट्स वगैरह इस टाइम स्टार्ट थे। उसके अलावा जो अगर आपके कोई डैम्स वगैरह बन रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तो वहां पे भी अगेन स्टील की बहुत ज्यादा इस्तेमाल वगैरह होगा। तो ये अगेन थोड़ा सा देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह हर कंपनी को किस तरीके से देखने हैं। तो ये नहीं करना आपने कि सिर्फ कंपनीज का देखा अर्निंग्स ग्रो कर रही है तो इसमें जंप इन कर दिया। ओवरऑल देखें कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं। जैसे अगेन एग्जांपल के तौर पे क्रीसन स्टील का बताया कि इनको प्रोजेक्ट मिला तो उसकी बेस के ऊपर इनकी अर्निंग्स वगैरह भी बड़ी बेहतरीन परफॉर्म की। अच्छा, रॉ मटेरियल के अंदर जो सबसे आसान तरीकेकार होता है कि आप आयरन ओर को देख लें या स्क्रैप मेटल को देख लें। अच्छा, इसका आसान तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ कि आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएं या investing.com पे चले जाएं, वहां पे स्टील स्क्रैप को आपने सर्च करना है। स्टील स्क्रैप में होता यह है, पाकिस्तान के अंदर जब भी यहाँ पे स्टील के स्क्रैप को मंगवाया जाता है बाहर से, इंपोर्ट किया जाता है तो 2 मंथ्स एडवांस में इंपोर्ट किया जाता है। तो ओवरऑल जब यहाँ पे भी प्राइसेस चेंजेस हो रही होती है तो आप अंदाजा ये कर सकते हो कि जैसे ही प्राइस इंटरनेशनली स्टील स्क्रैप की नीचे गई या ऊपर गई तो यहाँ पे भी उसी तरीके से स्टील की प्राइसेस को एडजस्ट किया जाता है फौरी तौर पे। क्योंकि देखें होता ही है कि 2 महीने के बाद यहाँ पे आना है तो पता तो नहीं होगा कि किस टाइम पे आपके क्या हालात चलेंगे, तो आपको भी यहाँ पे भी प्राइसेस उसी तरीके से चेंजेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक आयरन ओर को आपने देखना है, साथ साथ स्टील के स्क्रैप को देखना है और कोल की भी प्राइसेस को थोड़ा सा आप देख सकते हो। दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि इंपोर्ट ही करते हैं बहुत ज्यादा स्टील स्क्रैप को। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ेंगी तो आपके स्टील सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा एक बर्डन आ जाएगा। तो ये भी अगेन बहुत सेंसिटिव है ड्यू टू द एक्सचेंज रेट। अच्छा, नेक्स्ट जो चलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली थोड़ा सा ये सिचुएशन है। जैसे ही आपकी हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, मैक्रो इकोनॉमी चलती है तो स्टील सेक्टर जो है थोड़ा सा चलता है। और दूसरा अगेन गवर्नमेंट की हमने बात की कि गवर्नमेंट का फोकस वगैरह भी इस सेक्टर के ऊपर तभी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की डेवलपमेंट ज्यादा हो रही हो या प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े से ज्यादा बन रहे हो, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह अगर थोड़ी सी बननी है तो वो भी आपके यहाँ पे नजर आएंगी। दूसरी चीज है मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो अभी मैंने बात की कि 1-2 महीने पहले से ही आपको ऑर्डर करना पड़ता है, फिर आपका यहाँ पे आपकी जो स्क्रैप वगैरह है वो आ रही होती है। तो यहाँ पे दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही नहीं होगी, आप जो भी अगर रेट इंटरनेशनली नीचे आ रहा है और अभी आपने रेट नीचे नहीं किए
तो आप विद इन अ वीक या एक मंथ के अंदर अगर आप स्टील को नहीं बेच पाओगे तो आपकी अगेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अक्सर आपको लॉसेस भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस आ जाते हैं या बहुत ज्यादा गेन्स भी आ जाते हैं। तो अगेन हर कंपनी को थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक हो क्या। एनर्जी कॉस्ट के अंदर आ जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। अगेन वो आपको पता है कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। फिर आपकी गैस की प्राइसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजों को आपने फोकस रखना है कि अगर ये हालात हमारे थोड़े से बेहतर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थी, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आपका जो पिछले एक आध साल के अंदर काफी ज्यादा बर्डन रहा है स्टील सेक्टर के ऊपर, गैस की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो ओवरऑल आपने मार्जिन इनके श्रिंक होते हुए देखे हैं। तो आगे जाते हुए अगर गैस की प्राइसेस स्टेबल भी रहेंगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी नीचे भी आ जाएंगे या स्टेबल रह जाए, तो मार्जिन तब इंक्रीज होंगे जब इनको प्रोजेक्ट्स वगैरह साथ साथ मिलते रहेंगे। दूसरी चीज ये है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अमेरिकन स्टील एक स्टैंडर्ड स्टील एक क्वालिटी कंट्रोल होता है या ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, जिसके तहत कभी भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन की हो या आपने घर बनाया हो तो आपको पता होगा कि 60 ग्रेड का सरिया या 40 ग्रेड का 50 ग्रेड का ये सरिये के ग्रिड्स होते हैं। अब ग्रिड्स का क्या मतलब है कि आप अगर उसके ऊपर प्रेशर इतना डालोगे, अगर वो प्रेशर उसने सस्टेन कर लिया 60 ग्रेड तक उसने सस्टेन किया, तो इसका मतलब है वो 60 ग्रेड का है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर डालोगे तो अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वालिटी उसकी 60 तक रखी है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड को मेंटेन ही नहीं करते, तो जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर एक कंपटीशन आ जाता है और कंपटीशन की बेस के ऊपर जो है थोड़ा सा आपको मार्जिन अगेन देखने पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ग्रॉस मार्जिन साथ साथ देखते रहे, नेट प्रॉफिट ये जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी आपको साथ साथ देखने चाहिए। और ये इसकी रीजन यही है कि क्वालिटी कंट्रोल हमारे यहाँ पे अगेन नहीं होती। दूसरी रीजन मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे रोलिंग के जो बहुत ज्यादा स्टील की कंपनीज हैं वो क्या कर रही होती हैं कि उनके पास मार्जिन कम होते हैं, तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो कंपटीशन की वजह से इन कंपनीज को भी कभी कभार बहुत ज्यादा हिट आ जाती है। अच्छा, ये एनर्जी कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शेयर भी की है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ग्लोबल इंडस्ट्री वाइज काफी ज्यादा स्टील जो आपकी बिजली है वो महंगी होती है, और महंगी है तो जाहिर सी बात है इनके थोड़े से मार्जिन हल्के फुल्के हिट होते हैं। अच्छा, बाकी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है एंटी डंपिंग। अच्छा, ये चीज समझने के लिए आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि इंटरनेशनली बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बड़े ज्यादा मार्जिन होते हैं। चाइना आप लोगों ने देखा, ताइवान है, रशिया है, यूक्रेन है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो बड़ा ज्यादा जबरदस्त स्टील वगैरह बना रहे होते हैं, अपना यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ग्रोथ कम होगी तो इनके पास जाहिर सी बात है स्टील अगर वो पड़ा होता है तो ये क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट जब हम इसको करते हैं तो इसको हम कहते हैं डंप। डंप क्यों कहते हैं? डंप उसको कहा जाता है कि अगर आपका इंटरनेशनली कोई स्टील की प्राइसेस ऐसे रेट पे आ रही हैं जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग से नीचे बढ़ती है, आपको रेट पड़ता है, तो उसको कहते हैं डंप। अच्छा, अब डंप जो है जाहिर सी बात है जब आपको सस्ता रेट में बाहर के मुल्कों से आएगा तो यहां तो प्रॉब्लम होगी आपकी इंडस्ट्री को। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है, तो ताकि आपकी जो इंडस्ट्री कम से कम थोड़ी सी सस्टेन कर सके, कम से कम थोड़ा सा परफॉर्म कर सके। सो ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है ना ये भी थोड़ा सा देखने वाली होती है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि काफी ज्यादा लोग, हम थोड़े से बेईमान लोग भी हैं, थोड़ा सा ऐसे भी होते हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई रूट निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर चाइना के ऊपर लेट्स सपोज अगर आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई तो क्या होगा कि ताइवान के ऊपर अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई हुई तो लोग यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे कि ताइवान से मंगवा लेंगे। अब ताइवान से मंगवा लिया, अगर उसके ऊपर भी ड्यूटी लगा दी तो रशिया या यूक्रेन से मंगवा लेते। तो ये थोड़ा सा सिलसिला चलता रहता है और पाकिस्तान के अंदर। तो अगेन फोकस गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि सबके ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा रखा जाए ताकि थोड़ा सा इंसेंटिव यहाँ पे इंडस्ट्री को भी मिले। दूसरे एंड से हमारी इंसेंटिव थोड़ा सा कंपनीज को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू एडिशन की तरफ लाएं। जैसे इंटरनेशनल कंपनीज परफॉर्म कर रही होती हैं या उनका पोर्टफोलियो होता है, उसी तरीके से आप भी अपने एंड पे इसको फोकस में रखें। सो ये सारी सिचुएशन थी। ये थोड़ा सा मैंने ओवरऑल सारी ड्यूटीज वगैरह मेरी टीम ने जमा की थी, ये आप लोग खुद से भी देख सकते हो इस टाइम पे 2025 के अंदर क्या ड्यूटीज लग रही, क्योंकि अगेन इन कंपनीज के ऊपर ड्यूटीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी ज्यादा होंगी ड्यूटीज उतना ज्यादा आपको इंपोर्ट महंगी भी पड़ेगी, थोड़ा सा एंटी डंपिंग भाई थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो। सो दिस इज अच्छा, इसमें की प्लेयर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे हॉट और रोल्ड कॉइल्स होते हैं, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स होते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होते हैं,
ये सारा ISL बनाता है। मुगल जो है वो ज्यादा सा कॉन्सेंट्रेट करता है स्टील या बार पे, गर्डर्स पे, बिलेट्स के ऊपर बनाता है। INIL जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो ये सारी मैंने पैसेंजर कार्स के भी ऑटोमेटिक बैटरीज बनाते हैं, मोटरसाइकिल्स। आयशा स्टील जो है वो कोल्ड रोल्ड एंड गैल्वेनाइज स्टील ये भी बनाती है। क्रीसन स्टील जो है पाइप्स, ऑयल एंड गैस की प्रोडक्ट्स बनाती है। AS जो एमरेली स्टील है वो रेबार बनाती है। आगा जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रेबार्स, स्टील बिलेट्स वगैरह ये बनाती है। और KSB पंप्स जो है वो पंप्स एंड वॉल्व्स फॉर वाटर एनर्जी वगैरह ये बनाती है। अच्छा, प्रोडक्शन वाइज ये मैंने थोड़ा पहले जिक्र कर लिया है, इसको मैं थोड़ा मजीद नहीं पढ़ा, ये आप लोग खुद से भी देख सकते हो। और ये ओवरऑल जो हमारी 2024 के अंदर जो प्रोडक्शन रही है थोड़ी सी कम रही है, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे इसका परसीज देख सकते हैं। लेकिन दिस इज आवर लोकल स्टील प्रोडक्शन। इस साल पिछले साल की निस्बत थोड़ी सी कम रही थी, और ये हमारी ओवरऑल एक्चुअल कैपेसिटी में भी बहुत कम यूज हो रही है। ओवरऑल फिस्कल ईयर 2023 में 13.6% आपकी तकरीबन फ्लैट स्टील की प्रोडक्ट कैपेसिटी थी यूटिलाइजेशन, और लॉन्ग स्टील के अंदर तकरीबन 33 थी, ट्यूब्स एंड पाइप्स के अंदर तकरीबन 19% है। तो ओवरऑल सारी कैपेसिटी इसमें यूज नहीं हो रही, और ये लोकल सप्लाई वगैरह भी यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन इंपोर्ट वगैरह आपको नजर आ रही है। काफी लंबी हो गई है, प्रेजेंटेशन लंबी थी, तो मैंने आखिरी वाले जो 2-3 चीजें हैं उस पे आप लोग खुद से भी इसको प्रेजेंटेशन वाइज देख सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। राज भाई, थोड़ी सी लंबी होगी प्रेजेंटेशन। हाँ सही, 2-3 सवाल है मेरे। एक तो ये कि इस पूरे स्टील सेक्टर में कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जो हम अपने पोर्टफोलियो में एज अ लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं? अच्छा, लॉन्ग टर्म के जाया जाए तो ISL और INIL, मुझे ये 2 कंपनीज काफी पसंद है। क्रीसन स्टील तो आजकल बहुत जबरदस्त चल रही है, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काफी बेहतरीन है। अच्छा, और तीसरा जो है, जो मेजॉरिटी ब्रोकर्स जिसको हाईलाइट करते हैं वो मुगल है। मुगल का ओवरऑल मार्जिन्स वगैरह भी काफी जबरदस्त है, काफी सॉलिड है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका कर्जा बहुत ज्यादा है, डेब्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर वो उनकी परफॉर्मेंस होगी और वो अपना डेप्ट वगैरह थोड़ा सा कम करता रहेंगे, बर्डन कम करेंगे, तो वो भी अच्छी कंपनी है। लेकिन अगेन, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि थोड़ा सा स्टील स्क्रैप को देखना पड़ेगा, आपके एडिशनल ये चीजें इस इंडस्ट्री के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। लेकिन जैसे ही आपकी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे तो आपकी ये कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर सकती है। सही है। अमार, व्हाट अबाउट मुगल ने राइट्स अनाउंस किए में, डू यू थिंक के इसको भी होल्ड रखना चाहिए? है तो अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि एक तो राइट शेयर्स भी किए, ऊपर से उन्होंने सुकूक्स भी लॉन्च किया। तो सुकूक से अगेन वो पैसा उठा के अपना जो काम कर रहे हैं या अपना जो न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा उनको फायदा होगा। अगेन मैं यही कहूंगा कि अभी फौरी तौर पे ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मार्जिन को साथ साथ आप हर क्वार्टर देखते जाएं, क्योंकि ये इस साल जो है ना काफी ज्यादा बर्डन आया था स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, और आगे जाके अगर रिलीज होता है बर्डन थोड़ा सा बेहतर भी होगा, तब भी थोड़ा सा इनमें काफी आपको बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो पेनी स्टॉक्स या 30 ईयर स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, उनकी तरफ से डेफिनेटली ये सवाल होगा कि स्टील सेक्टर आपने कवर किया, आगा के अंदर क्या स्टोरी बिल्डिंग है? डू यू थिंक कि ये मसले मसाइल से बाहर निकल आएगी और कहीं ना कहीं जाके आगे जाके प्लस ऑफ में खड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट दिखाने लगेगी? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल बात ये है कि मार्जिन्स इनके बहुत सॉलिड है, मार्जिन्स अच्छे मेंटेन करके मैनेजमेंट जो है ना इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा आ रही होती है। बहुत ज्यादा रिसर्च रिपोर्टर्स या एनालिस्ट का भी एतराज होता है कि ये अपना अच्छा खासा ये मार्जिन्स को मेंटेन भी कर रहे होते हैं, तो ये क्यों नहीं इस तरीके इस साइड पे जा रहे होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि कुछ थोड़ा बहुत हालात बेहतर भी होंगे, अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है तो इनको भी अगेन मैनेजमेंट को डिसीजन बनता है कि अपने प्रोडक्ट्स की तरफ जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी जो रॉ मटेरियल है उसके मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, अगर 30 ईयर स्टॉक्स में से मैं आपको 2 के नाम बताऊंगा, कोई एक खरीदना चाहिए इसमें से, तो कौन सा स्टॉक होना चाहिए? आगा या आयशा स्टील करंट प्राइस के ऊपर? इन दोनों में से कोई एक बताएं। अच्छा, टेक्निकली तो आपको देखना, मैंने आगा क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त पहले फॉलो नहीं करता रहा, मैं इतना ज्यादा नहीं फॉलो किया हुआ, लेकिन ISL को मैंने पहले 1 साल पहले आयशा स्टील, ASL की बात कर रहा हूं। ASL नहीं, सॉरी, ISL की बात कर, ASL का नहीं, अब ये आप बता सकेंगे, मैंने करंटली दोनों को नहीं किया, आगा स्टील और ASL। चलें, ग्रेट। अच्छा, चलिए टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, और टॉपिक्स पे सबसे पहले स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं
कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। हम डिस्कस करते हैं DGKC। इसमें इस दफ़ा जो मैंने जो स्टॉक्स टॉप पिक्स में रखे हैं वो आपके वो स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिट्रेस कर गए हैं। अब ये DGKC की जो रैली थी 77 से परफॉर्म करते हुए 112 तक गई है, रिट्रेस हुआ अभी कल तकरीबन 91 के करीब इसने आके इसको टेस्ट किया है और फिर बाउंस कर गया, एक बड़ा अच्छा बाउंस है। सो अगर यहाँ पे कोई बाय करना चाह रहा है, करंट प्राइस जहाँ पे क्लोजिंग है 96.86 के करीब, तो स्टॉप लॉस इसका 90 का हो जाएगा। फर्स्ट TP 104 इन सेकंड TP इसकी 112 के करीब चली जाएगी। हमारा बाकी सारा सीमेंट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ गया है, अभी आपके इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। DGKC को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे? अच्छा, DGKC का मसला ये था कि अगर आप देखें ना, CPEC के ऊपर इन्होंने अपना प्लांट को एक नॉर्थ में भी इनका प्लांट है और साउथ में भी प्लांट है, तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि दोनों प्लांट्स इनके मौजूद हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। अच्छा, साउथ में क्योंकि पिछले साल में काफी ज्यादा लॉसेस में थे, उन्होंने डेब्ट वगैरह भी काफी ज्यादा लिया हुआ था, तो इस वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि एक आध साल में इसने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन अभी जो करंटली हुआ है कि एक साल के अंदर इनका जो ओवरऑल जो लॉस में थे पिछले साल, वो इस दफा ये प्रॉफिट में आ गए। सेल्स ओवरऑल फ्लैट रही है अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए। प्रॉफिट जो है ये पहले लॉस में थे एक साल पहले, अब वो प्रॉफिट में आ गए। अच्छा, दूसरी चीज जो है ये इनकी मैनेजमेंट की भी मैं एनालिसिस वगैरह देख रहा था, तो ये मोर फोकस कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट की तरफ, ठीक है। और एक्सपोर्ट में अगर ये मेरे ख्याल से एक वाहिद ही कंपनी ऐसी नजर आई है जिसमें 46% जो है तकरीबन इंक्रीज आया इनका एक्सपोर्ट्स पे। तो गोइंग फॉरवर्ड अभी ये देखना पड़ेगा कि आपके जो हालात थोड़े से बेहतर होते हैं। मुझे वैसे सीमेंट के अंदर DGKC फंडामेंटली इतना पसंद नहीं है, लेकिन बाकी कंपनीज पसंद है। लेकिन अगेन कुछ पता नहीं होता, अगर रिवाइवल हो जाए ड्यू टू मैनेजमेंट, जो भी उन्होंने एक्सपोर्ट की बात की, तो हो सकता है कि थोड़ी बेहतरी भी आ जाए। चले, बेहतरीन। हमारा सेकेंडली लॉर्ड कैम, ये हमारी पहले भी पिक रह चुकी है और अभी भी है। रिट्रेस बहुत अच्छा किया, 24 का हाई लगाया, वापस आया नीचे, दोबारा 18.55 के करीब मिल रहा था। अभी आज की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग थी, तकरीबन 19.71 पे क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस अगर इसका 17.7 रखते हैं तो फर्स्ट TP 21.8 और सेकंड TP 24। अगेन वही क्राइटेरिया है मेरा कि रिट्रेस एक अच्छी रैली के बाद जो स्टॉक्स रिट्रेस कर रहे हैं 0.50 के ऊपर या 0.61 के ऊपर, सो इनमें दोबारा से एक बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसने डबल टॉप भी लगाना है या एक लोअर हाई भी बनाना है तो इसको बाउंस करना पड़ेगा। सो इस बाउंस को प्ले किया जा सकता है। अमाल लॉर्ड कैम 24 तक गया था और अब दोबारा से 24 से 18.5-19 रुपए के ट्रेड कर रहा है। एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट हुई है। कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया इतने दिनों में, अभी एक आध हफ्ते के अंदर नहीं, इसमें? अभी तक तो कोई मुझे अपनी एनालिसिस में नजर नहीं आया। जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी वही अभी सिनेरियो है। 44% का तकरीबन इसकी सेल्स की इंक्रीज थी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अर्निंग्स डिक्रीज हुई थी इसकी ड्यू टू जो इनका रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो मार्जिन होता है वो देखने का तरीकेकार होता है PTA PX मार्जिन। ये मार्जिन होते हैं, अगर ये मेंटेन करके सही चल रहे होते तो फिर तो इनके ऊपर कोई इतना मसला नहीं आता। मजेदार सीन ये है कि अगर 44% इनकी सेल्स की इंक्रीज हुई है तो हल्का सा भी इनको मार्जिन अगर रॉ मटेरियल में मिल जाए तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। दूसरी बात ये कि जो अपना ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो केमिकल सेल करते हैं, ये भी एक सोल प्रोवाइडर है इन पाकिस्तान। तो टेक्सटाइल से जैसे ही इनको अगर कोई ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो इनके लिए काफी बेहतरी है। और हमने ये देखा है कि एक्सपोर्ट, अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी इस साल अभी 11% बढ़ी है पिछले साल की निस्बत, तो इसका इम्पैक्ट आपके लॉटे केमिकल पे भी आएगा। ओके, ग्रेट। अमार, मेरी थर्ड पिक इस वीक के लिए प्रेमा है, फूड सेक्टर से, और सेम क्राइटेरिया मेरा स्टिल। ये रैली करते हुए गया 14 से 34 तक नॉन स्टॉप, तकरीबन 21 अक्टूबर से परफॉर्म करता हुआ ये 11 दिसंबर तक इतने 14 रुपए से 34 रुपए हो गया। अब वापस रिट्रेस हुआ है और 61 की रिट्रेसमेंट पे 21.60 का से बाउंस कर रहा है। स्टॉप लॉस इसका 18.65 का बन सकता है।
यहाँ से अगर ये इसका टॉप भी है तो एटलीस्ट इसको एक बाउंस करना चाहिए लोअर हाई के लिए या डबल टॉप के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो, जमा हो, उसके बाद आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा बाउंस। सो फर्स्ट टीपी इसकी 28 समथिंग की बनती है, सेकंड 33 की बनती है। चूंकि स्टॉप लॉस दूर है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टीपी एंड 1 और 2 भी इतनी है। सो अगर आप पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो अगर 2% का रिस्क लेना है तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके आप लीजिएगा, सही है। अदरवाइज अगर आप ऑल इन जाते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर एसएल हिट हुआ तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अमार प्रेमा के ऊपर क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या इसकी आउटलुक है जो इतना बेहतरीन तरीके से ये परफॉर्म करता हुआ गया है और ऑल ऑफ अ सडन 4 दिन के अंदर फिर इसने आधे अपने प्रॉफिट्स जो वैल्यू बढ़ी हुई थी वो वापस भी कर दी मार्केट को। अच्छा, इसमें मैं जो ओवरऑल देख रहा था कि मुझे इसमें सिग्निफिकेंट कोई एक फंडामेंटल कोई न्यूज़ नज़र नहीं आई। फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर ऑल्दो पिछले कुछ सालों से बड़ा बेहतरीन इसमें ग्रोथ वगैरह नज़र आ रही थी। लेकिन इस साल के अंदर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब ये ऊपर जा रहा था तो ये कोई ना कोई रीज़न इसमें नज़र आनी चाहिए। रिसेंटली अगर इसका रेवेन्यू वाइज़ देखा जाए तो 11% का इंक्रीज़ ज़रूर नज़र आया, लेकिन मार्जिन जो है, अच्छा मार्जिन भी तकरीबन इनके 27% इंक्रीज़ आए। अर्निंग्स इनकी डिक्लाइन हुई है। अच्छा, अर्निंग्स जो है वो डिक्लाइन होने की वजह भी थी कि रॉ मटेरियल इनका जो ओवरऑल जो मटेरियल वगैरह यूज कर रहे थे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आया था। अच्छा, उसमें अगर आप यहाँ पे एक ये पैस्चराइज मिल्क बनाते हैं, अब पैस्चराइज मिल्क की जो होती है ना, शेल्फ लाइफ होती है तकरीबन 9 to 10 days। तो 9 से 10 दिन के अंदर अगर आप सही तरीके से प्रोवाइड कर दें या टाइमली दे दें तो उसमें आपकी सेल वगैरह हो जाती है। अगर वहां पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉस आ जाए तो वो भी थोड़ा सा इनके ऊपर बर्डन आ जाता है। उसके अलावा ये थोड़ा सा जूस के ऊपर एंड आइस टी के ऊपर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया पिछले साल की निस्बत। पिछले साल में इन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए हैं, तो इनका काफी ज्यादा जो है वो कैश ओवरऑल यूज हो रहा है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी एक दफा डिस्कस किया था कि ये परफॉर्मेंस पिछले साल में इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके फ्री कैश फ्लोज जो कैश यूज कर रहा है वो अपनी प्रोडक्ट्स की इन्हेंसमेंट पे कर रहा है। तो हो सकता है इस वक्त ये इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको नजर ना आए। बहरहाल इसके अंदर जो परफॉर्मेंस अभी नजर आई है हो सकता है रेवेन्यू की वजह से आए, लेकिन अर्निंग्स अभी फिलहाल इतनी इंक्रीज नहीं हुई। सही हो गया हमारा, थैंक यू। फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप इसका नाम सुन रहे होंगे जगह जगह हर वक्त, मारी पेट्रोलियम। ये जो इसकी रैली थी 285 से 898 या 900 तक की, मैसिव रैली थी। अब इसकी रिट्रेसमेंट भी आनी थी, वो आई है, सी पॉइंट इसने डिफाइन किया है 615 के करीब। सो मुझे ये लग रहा है कि ये ABCD का पैटर्न बनाएगा और इसके जो टारगेट्स हैं वो D1235 के हो सकते हैं। फ़ौरन से नहीं होंगे, ऑब्वियसली टाइम लेगा। इतना टाइम लेना चाहिए जितना AB की लेंथ ने लिया है, यानी कि ये अगस्त से लेके अगस्त 2024 से दिसंबर तक हुआ, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल शायद ये हाइस लगा दे। उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 900 को जाके ब्रेक करे। एक और बात यहाँ मैं बता दूं, जब भी AB इक्वल्स टू CD के पैटर्न बनते हैं, हो सकता है यहाँ पे 15-20 दिन, एक महीने की कोई अच्छी कंसोलिडेशन नजर आए। अगर कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन बॉक्स यहाँ पे बनता है, जैसे एक चार्ट रेफर करता हूँ आप लोगों को SPEL में, जैसे ही यहाँ पे उस तरह के एक्यूमुलेशन बॉक्स बनेगा, उसको ब्रेक करेगा तो इंस्टेंट आपकी गेंस आ सकती हैं। सो इस टाइम ड्यूरेशन में आप एक आध महीने की कंसोलिडेशन हो जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये परफॉर्म कर सकता है। द कंडीशन इसके 900 को ब्रेक करे। और द सेकंड थिंग इज, आप स्टॉप लॉस एहतियातन, अब जो सी पॉइंट इसने डिफाइन किया है, ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 610 का। अगर आप 610 नहीं रखते तो मेरे ख्याल में 592 या 590 के करीब इसका एसएल होना चाहिए, यानी कि 0.5 की जो रिट्रेसमेंट है उससे थोड़ा सा नीचे। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है बाउंस करेगा इंशाल्लाह, और अब आगे कंसोलिडेट हो जाए तो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मारी पेट्रोलियम को लेके हमने तो, लईक भाई की तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आई हुई हैं इसके ऊपर, और उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले रिकमेंड किया था कि बाय करें, और लोगों ने बहुत अच्छे गेन्स किए हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। अभी प्रॉफिट्स में से थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो वो पैनिक कर गए हैं। क्या फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर कोई ऐसी चेंजेस आई हैं? और एक दो इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी सर्कुलेट कर रही थी मार्केट में कि इसकी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। कोई इसको 500 कह रहा था, कोई 550 कह रहा था। सो आपको क्या लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू किस तरीके से जस्टिफाई होगी, और फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर इसकी अभी क्या वैल्यू बनती है?
अच्छा, ओवरऑल वैल्यू की तो मैं ओवरऑल मैंने बात अभी शायद मैं ना कर सकूं, क्योंकि मैंने इसके वैल्यू ओवरऑल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का तरीकेकार होता है उसके बेस पे तो नहीं निकाली हुई। लेकिन अगर फंडामेंटल्स में बात करूं तो फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ डिस्कवरीज वगैरह की हैं। जो डिस्कवरीज के बेस के ऊपर जो इनकी सेल्स या प्रॉफिट्स वगैरह बाद में आएंगे वो तो बात की बात है। लेकिन जो अभी का जो करंट सिचुएशन है, तो मुझे इसमें कोई मेजर चेंज फंडामेंटली नजर नहीं आया था। दो तीन चीजें हुई हैं जो ट्रिगर थी। एक, नंबर वन, आजकल बहुत ज्यादा इंसाइडर बाइंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा हो रही है। इनकी डिस्कवरीज बहुत ज्यादा हुई है इस साल के अंदर, काफी ज्यादा इन्होंने डिस्कवरीज की है, बल्कि अगर वो एक एक करके मैं नाम लूंगा तो काफी ज्यादा होगा। इसका शॉर्ट तरीकेकार ये है कि आप कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स इनकी लास्ट जो हुई है वो जून 2024 में हुई थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा उस चीज के अंदर अपना हाईलाइट की, एक एक चीज का डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने डिस्कवरी की है, यहाँ पे ओवरऑल ये चीज हमने दरियाफ्त किया है। अच्छा, यहाँ पे जो कहने वाली बात है कि अब इनका जो रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो होती है, एक रेशो कहलाती है आपके एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, वो जंप कर गई है 423%। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है कि अब अच्छे खासे मारी के पास जो है रिजर्व बहुत ज्यादा सॉलिड है, एज कम्पेयर टू अगर आप ओजीडीसी देखो, पीपीएल देखो या पीयूएल देखो, तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो कि आगे फ्यूचर जो है इसका थोड़ा सा ब्राइट है। ठीक है, बाकी जो अगर नेट सेल्स वाइज ओवरऑल देखे जाए तो पिछले साल की निस्बत इसने 10% का इंक्रीज दिखाया ओवरऑल। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखूंगा इस साल का पिछले साल की निस्बत, तो फ्लैट रहा है। तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि अगर आपका ऑयल की प्राइस देखें इंटरनेशनली, वो भी एक प्राइस पे रही, ठीक है, और आपका जो यूएसडी पीकेआर वो भी स्टेबल है। तो ये जो कंपनीज हैं, जितनी भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, वो ऑयल का इंटरनेशनल रेट एंड डॉलर का जो रेट होता है उसकी बेस के ऊपर अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट करती है। तो वो दोनों ही अगर स्टेबल थी तो जाहिर सी बात है आपकी सेल्स वगैरह थोड़ी सी बेहतर नहीं रहेंगी। ओवरऑल अगर आप देखो इनके मार्जिन बहुत सॉलिड है। तो दिस इज वन कंपनी जिसको आप कह लो कि ब्लू चिप के हिसाब से बहुत बेहतरीन कंपनी है, आगे जाके जो है काफी बेहतरीन रह सकती है। अब इतना ज्यादा जो इसका अनयूजुअल आप कह लो कि बहुत बड़ा जंप आया, वो भी तो आया है ना, लोगों के इन्वेस्टमेंट हुई, फिर उसके बाद अगर ये थोड़ा बहुत नीचे भी आ गए तो ना घबराने की क्या जरूरत है। अगर आपने 1-2-3 महीने पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, अभी उससे भी आप ऊपर हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपकी होनी चाहिए कि जो कंपनीज आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कैसी हैं। अच्छा, ओवरऑल ये भी बता देता हूँ कि ये एक्सप्लोरेशन के ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं। बाकी कंपनीज पीओएल है वो बिल्कुल पैसा नहीं लगा रही, कम लगा रही है, बल्कि रिसेंटली थोड़ा सा लगाना शुरू किया है। इन्होंने 3 बिलियन रुपीज जो है अपने एक्सप्लोरेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तकरीबन फिर भी इनका जो वेल हेड वैल्यू जो है तकरीबन 15% जो है। अच्छा, ये भी एक चीज रिसेंटली हुई है कि गवर्नमेंट ने इनकी जो पॉलिसीज हैं, वो जो गैस रिन्यूएबल पॉलिसी है 2012 की जो पॉलिसी एक्सप्लोरेशन वाली, वो 2029 तक एक्सटेंड कर दी है। अब इनको क्या होगा कि 15% इन्होंने थोड़ा सा रॉयल्टी भी देनी होगी वेल हेड के तौर पे। सो ये एक इनके एडिशन एक एक्सपेंस होने वाला आगे 1-2-3 सालों में। अब वो बहुत ज्यादा नहीं है ओवरऑल, अगर आप देखा जाए तो इतना हिट लेने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चली गई थी, तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कहा चलो इसमें थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत नीचे आ गया। लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सही हो गया मार, थैंक यू। मेरे ख्याल में जो लईक भाई ने इसके ऊपर वीडियो की हुई है एसेट बिल्डिंग के हवाले से, अगर आप उस रेफरेंस से देख रहे थे वो वीडियो और उस उनकी कॉल के ऊपर अगर आपने उस नीयत से इसको बाय किया हुआ है, सो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 5 मिनट के बाद वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं। सो एहतियात किया करें बॉस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप इंतज़ार करेंगे कुछ अरसे तक। ठीक हो गया मार, अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में बीटीसी के ऊपर अभी जो हालात चल रहे हैं, डाइवर्जेंस की वजह से बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आई हुई है राइट नाउ। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होना चाहिए, थोड़ा सा रुके यहाँ पे, नीचे आरएसआई पे इसकी डाइवर्जेंस थी, वो ख़त्म हो, ये डाइवर्जेंस आ गई है, सिंक हो इसके साथ कुछ अर्से, यहाँ पे साइडवेज हो जाए, एयर एंड है, इतनी एक्टिविटी शायद ना हो, थिन वॉल्यूम्स की वजह से शायद इसमें क्या कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग हो या कुछ हो। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल इंतज़ार करना चाहिए, साइडवेज रहे, फिर एक नई रैली ऊपर की तरफ ये शुरू करेगा नए साल में। सो फ़िलहाल मेरी तरफ से इसके ऊपर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। फिर सेकेंडली इथीरियम की बात करें, ये अच्छे उन लेवल्स पर आया हुआ है। इसमें अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने लोस 3100 के करीब था, 3130 के करीब, जो बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट 0.5 की लेवल्स की थी, यहाँ से इसको बाय करना चाहिए। सो इसको एक्यूमुलेट करें या ये जो है फर्दर
ऊपर जाने का इसमें पोटेंशियल है, 4000 को भी ब्रेक करेगा और फिर एक नई रैली करेगा। सो BTC से बेहतर इस टाइम मेरे ख्याल में इथेरियम की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको देखा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ईयर एंड साइडवेज एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी, और नए साल में ये नई तेज़ी करेगा। इसके ऊपर जो 2025 के टारगेट्स हैं वो तकरीबन $3200 के बनने चाहिए। वो प्रोजेक्शन बेस्ड जो वीडियो होगी वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल मेरे ख्याल में अभी अगर कोई इसको बाय भी करना चाहता है, अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, अगर आप यहाँ पे इसको बाय करना भी चाह रहे हैं तो विदाउट लेवरेज ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस टाइम $2610 हैं तो आप 0.01 की लॉट लेके इसको छोड़ दें, इंतज़ार करें, या आपको अच्छे रिटर्न्स दे जाएगा आने वाले टाइम के ऊपर। फिर सेकेंडली नैस्डैक की बात करूं, ये अपनी एक बहुत अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किया था और ये इसी सपोर्ट लाइन से बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो एयर एंड है, थोड़ी सेलिंग है ये हाई लो के ऊपर, डेली के ऊपर कोई डाइवर्जेंस नहीं है। सो इसमें पोटेंशियल है कि ये ऊपर अब जा सकता है, एक अच्छी प्राइस के ऊपर है। 23,500 के करीब इसको हमने जो इसके टारगेट्स निकाले हुए थे डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे जाना चाहिए। सो नैस्डैक की अच्छी बाइंग बन सकती है यहाँ से, गोल्ड की विदाउट लेवरेज बाइंग बन सकती है यहाँ से, इथेरियम की आपकी यहाँ से बाइंग बन सकती है। सो ओवरऑल इन शॉर्ट समराइज जो मैं करूँ, ये तीन आपको अच्छे इन लेवल्स पर आए हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 2025 अच्छा होगा इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अमार, फंडामेंटली कोई चेंज अभी फेड की जो अनाउंसमेंट थी उस पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है आपका, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया और बाकी स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई। क्रिप्टो में भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई है, गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था उस अनाउंसमेंट के बाद। सो गोइंग फॉरवर्ड इनका क्या डॉट प्लान है, और आपको क्या लगता है कि कब डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल्स आएंगे और बाकी मार्केट जो है रिस्क ऑन एसेट्स जो है स्पेशली वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे? अच्छा, बेसिकली अगर अभी आपने बीटीसी का ग्राफ दिखाया, इथेरियम का दिखाया, गोल्ड का दिखाया, सारे जो नीचे आ रहे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ फेडरल रिजर्व बैंक की जो आपकी मीटिंग गई है लास्ट वाली, उसी के ऊपर था। क्योंकि मैं मीटिंग को लाइव भी देख रहा था, मेरे स्टूडेंट्स, हम जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, हमें एक आइडिया भी था। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेक्स फंडामेंटल्स जो मेरा दूसरा कोर्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट इस चीज पे करते हैं कि आपकी जो टोन है, जो सेंट्रल बैंक की टोन है, उससे अंदाजा लगाएं कि आपके आने वाले वक्त के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, या उस साल, उस दिन भी, या उस महीने के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहेगी। ओवरऑल बुल्स एंड बीयर्स के ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा कवर करता रहा था कि डॉलर जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो डॉलर दिसंबर में भी आपने देखा बहुत ऊपर गया, नवंबर के अंदर भी बहुत ज्यादा ऊपर गया। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स के बहुत जबरदस्त थे। ग्रोथ बहुत जबरदस्त आ रही थी, लेबर के नंबर्स बहुत जबरदस्त आ रहे थे, आपके हाउसिंग के नंबर्स बहुत जबरदस्त आ रहे थे, इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा ऊपर मजीद उसका गया था। तो उस दौरान ये थोड़ा सा ये कहना शुरू हो गए थे कि सेंट्रल बैंक, कि हो सकता है कि अब इंटरेस्ट रेट आपका नीचे तो करेंगे, लेकिन अगले साल के अंदर यानी कि 2025 के अंदर थोड़ा सा एक पॉलिसी दे देंगे या फॉरवर्ड गाइडेंस दे देंगे कि ये कितना हम बढ़ाएंगे। अच्छा, वही ये चीज जो है ना, दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसी। और उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट की, उन्होंने ये कहा कि हम अगले साल के अंदर जो है, जो हमने इंटरेस्ट रेट कट करने थे, यानी कि इंटरेस्ट रेट को हमने नीचे करना था, हम उसको उतना नहीं करेंगे जितना हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि उससे कम करेंगे। अब जब आप इस तरह से बात करोगे तो ये हॉकिश टोन है। हॉकिश टोन से क्या होता है कि आपकी जो डॉलर इंडेक्स है वो एकदम से शूट कर जाएगा, और वहां पे हुआ ये कि डॉलर एकदम से शूट कर गया, और उसके साथ ही आपकी जो स्टॉक मार्केट थी वो नीचे आई, गोल्ड नीचे आया, इथेरियम नीचे आया, बिटकॉइन वगैरह नीचे आया। अच्छा, अब जो दूसरी बात है, समझने वाली बात है, क्या ये घबराने वाली बात है? नहीं घबराने वाली बात, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने से क्या होता है? बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। बस उन्होंने ये कहा ना कि आगे जो है एक साल के अंदर हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कट करेंगे जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये एक छोटी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो आपकी मार्केट को वॉलेटाइल एकदम से बना देती है। लेकिन अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह आपने बताया कि नैस्डैक के अंदर अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, आपके बिटकॉइन इथेरियम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे तो स्टॉक मार्केट को इतना बुरा नजर ही नहीं आ रहा 2025 के अंदर, क्योंकि आईएमएफ की प्रोजेक्शन भी है कि आपके 2.5% आपकी जीडीपी रहेगी अगले साल। हाँ, प्रोजेक्शन चेंज हो, क्योंकि हर 3 महीने बाद वो चेंज करते हैं। 3 महीने के बाद जो आएगी उसके बाद फिर पता लग जाएगा क्या सिचुएशन होगी। लेकिन दूसरी चीज, लेबर मार्केट बहुत सॉलिड है, आपके ग्रोथ बहुत जबरदस्त नंबर जा रहे हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही कि ना रिसेशन आने वाला लग रहा है अभी, ना आपके लीडिंग लॉमिंग इंडिकेटर्स कुछ बता रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आपके कट हो रहे हैं, सारी चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमी बिल्कुल उस तरह से बता रही है जो सिचुएशन आपकी जानी चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं हमार। मैंने कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ रिसर्च की हुई है इन सारी मार्केट्स के ऊपर। ये इलियट की लास्ट लेग चल रही है, फिफ्थ वेव है। सो 2025 इज गोइंग टू बी मैसिव, और बहुत बड़ी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 2026 एक्सपेक्टेड है कि मार्केट्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएं दोबारा। सो अगर उनका डॉट प्लान में इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम एज कम्पेयर टू जो पहले उनका प्लान था उससे कम है, सो ये उसके साथ अलाइन भी कर रही हैं टेक्निकल्स के साथ। मैं इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं लाइव सेशंस आप लोगों के साथ, उसमें सारी प्रोजेक्शंस डिस्कस करेंगे 2025 की। और मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और हाँ, एक और एडवाइस दे दूं उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आई हुई है, मार-धाड़ चल रही है। मेरे ख्याल में अगला साल जो है बहुत अच्छा होगा। सो आपके जो स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं और एक्यूमुलेशन बॉक्स से निकल के बाहर आके वापस रिट्रेस कर रहे हैं जैसे इथेरियम के केस में था, इस तरह के सेटअप्स को प्रेफर करें। और उनमें अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं और अगर आप लीगली बना रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो उसमें काम करना चाहिए। सेकेंडली, लेवरेज ट्रेडिंग ना करें और कोशिश यही करें कि स्पॉट पे खरीदें। उम्मीद है वो मार्केट्स भी वो वाली रिकवर कर जाएंगी। जी अमार। परफेक्ट हो गया, चले माइंड अप करते हैं। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जबरदस्त आज का सेशन भी रहा। ओवरऑल हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि भाई घबराना नहीं है। हालात बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है, मैक्रो इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे, ग्लोबली भी कोई नजर नहीं आ रहे, आपके लोकली भी नजर नहीं आ रहे। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट फ्रेंडली सिचुएशन है। दूसरी बात, आपके टी बिल्स के रेट, बॉन्ड्स के रेट मुसलसल नीचे आते जा रहे हैं, तो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी सारा पैसा उठा के आपके इक्विटीज में ला रहा है। इस टाइम पे भी आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं तकरीबन 8 to 9% इन्वेस्टेड है इन इक्विटीज, एज कम्पेयर टू अगर आप 2017 के पीरियड को देखेंगे तकरीबन 46%, तब 46 या 50% ही इन्वेस्टेड थे इक्विटीज के अंदर। तो अगर वो फिर से इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पे लेके आएंगे, मजीद इन्वेस्टमेंट भी लेके आते जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी स्टॉक मार्केट कैसी हो सकती है। सो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2025 भी एज वेल। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।